जब से मनीष कश्यप ने अपना गिरफ्तारी दे दिया है उसके बाद से मनीष कश्यप को रिमांड पे रिमांड करके एक जगह से दूसरे जगह पे भेजा जा रहा है। एक तरफ जहां पे मनीष कश्यप के समर्थक और उनके परिवार के लोग न्यायालय से ये उम्मीद लगा रहे हैं कि अब मनीष कश्यप के केस की सुनवाई होगी, मनीष कश्यप को बेल मिलेगा, वो लड़का जेल से बाहर निकलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों की तरफ से लगातार एफआईआर पे एफआईआर और रिमांड पे रिमांड किया जा रहा है। इस पे हम बात करेंगे, हमारे साथ पंकज भैया मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर इस प्रकार का रिमांड कैसे व्यक्ति के साथ होता है, वो किस प्रकार का अपराध किया होता है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज आप हमारे ऑफिस में आए हैं और मनीष कश्यप के बाद अगर सबसे ज्यादा मैं किसी का फैन रहा हूं तो आप ही का रहा हूं। इधर के कुछ दिनों से आपसे मुलाकात होती है तो बहुत खुशी होती है। मैं क्या, हमारे सीनियर भी आपके फैन हैं, पप्पू दुबे सर जो हैं, और वो भी काफी खुश होते हैं जब आप आते हैं हम लोगों के यहाँ। तो आपने जो बात पूछा कि इस तरह का सलूक, मतलब ये ट्रांजिट रिमांड जो है किस तरह के अपराध में होता है, तो वह कोई भी अपराध जिसमें पूछताछ की जरूरत हो, यानी अनुसंधान कार्य के लिए पुलिस को जब उस व्यक्ति की जरूरत होती है तो पुलिस जो है वो जज से, यानी आपको जो है वो जुडिशियरी से पुलिस जो है वो डिमांड करती है कि मुझे इस व्यक्ति को रिमांड पर सौंपा जाए। तो रिमांड में जब फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन पर ले जाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? ट्रांजिट रिमांड कहा जाता है। तो अब क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट की पुलिस से सहयोग ले लेती है कि भाई आप बिहार पुलिस है, आपके रिमांड में कुछ दिन रहा ये व्यक्ति, हमको इन चीजों की जानकारी चाहिए, इसके खाते की ये जानकारी चाहिए, इसके मोबाइल लोकेशन की, सीडीआर की जानकारी चाहिए, जो भी जानकारी चाहिए आप मुझे प्रस्तुत करें और हम उसके आधार पे आप अपना अनुसंधान कर लेंगे। लेकिन जब एक दूसरे स्टेट की पुलिस को लगता है कि नहीं मुझे भी पूछताछ करनी चाहिए स्पेशली, तो हाँ, तो वो रिमांड पर लेते हैं और उसी रिमांड को ट्रांजिट रिमांड कहा जाता है। अच्छा पंकज भैया, आपने भी कल का खबर देखा होगा कि जैसे मनीष कश्यप को मदुरई अदालत में पेश किया गया तो जज साहब ने उल्टा पुलिस वालों को फटकार लगा दिया, लगाया ना। अच्छा, तो जज साहब ने पुलिस वालों को फटकार लगाया। जब ये खबर सोशल मीडिया पे चली तो मनीष कश्यप के समर्थकों में थोड़ी सी मुस्कुराहट जरूर आई, उनके परिवार के लोगों के चेहरे पे भी मुस्कुराहट इसलिए आ गई कि जज साहब ने मनीष कश्यप के पक्ष में फैसला दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मनीष कश्यप को फिर रिमांड पे दे दिया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब पुलिस ले गई ट्रांजिट रिमांड पे और पटना के स्पेशल कोर्ट से मनीष कश्यप को ट्रांजिट रिमांड की परमिशन मिल गई तमिलनाडु पुलिस को मनीष कश्यप के मामले में कि मनीष कश्यप को ट्रांजिट रिमांड पर लिया जा सकता है, तो जब स्पेशल कोर्ट ने पहले ही भेज ही दिया था ट्रांजिट रिमांड पे, अब जिस स्टाइल में ये लोग गए हैं, पुलिस के लोग, वहां के पुलिस, तमिलनाडु पुलिस जिस स्टाइल में लेकर के गई है उसी स्टाइल से वहां के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को क्या हुआ, मतलब वहां के जो न्यायाधीश थे उनको क्या है समस्या हुई। उस समस्या को देखते हुए मतलब उन्होंने डांटा, कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात कि मैं पहले से भी कह रहा हूं कि सीआरपीसी में नियम है कि अगर कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण करता है तो उसके साथ वैसा सलूक नहीं किया जाना चाहिए जो मनीष कश्यप के साथ हो रहा है। जैसे उसके हैंडकफिंग का बयाप्ते एक मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है कि हैंडकफिंग किन मामलों में किस तरह के अपराधी के साथ कैसे करना चाहिए। जैसे सपोज करिए कि कोई आदमी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर्ड व्यक्ति है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई विद्वान व्यक्ति है, कोई सेलिब्रिटी है, तो उसको हैंडकफिंग आप किस तरह से करिएगा। कोई दुर्दांत अपराधी है, उसको हैंडकफिंग किस तरह से करिएगा। जैसे आप देखते होंगे कई अपराधियों को दोनों हाथ में जो है वो हथकड़ियां लगी होती है, कई को एक ही हाथ में लगा रहता है। तो ये सारे जो है वो सीआरपीसी में पहले से रूल्स है कि अगर कोई आदमी सरेंडर करे तो उसका चेहरा नहीं ढकना या ये करे। दूसरा, चेहरा क्यों ढका जाता है? जैसे मान लीजिए कोई क्राइम हुआ, अब कोई क्राइम हुआ, अब सपोज करिए कि मेरे ऊपर कोई हत्या का आरोप लग जाए, बलात्कार का आरोप लग जाए, अब ये चीज अगर सोशल मीडिया में आ जाए, पब्लिक के सामने आ जाए या अखबारों में आ जाए तो मेरी बदनामी हो जाएगी और बाद में मैं बाइज्जत भी बरी हो जाऊं तब भी लोग क्या कहेंगे? यही था। इसलिए चेहरा ढकना है। लेकिन जब पूरी दुनिया जान गई कि मनीष कश्यप ने गिरफ्तारी दिया है, मनीष कश्यप आत्मसमर्पण किए हैं, बिहार पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके जानकारी दे दी कि मनीष कश्यप ने आत्मसमर्पण किया है,
और मनीष कश्यप भी वीडियो बना करके जानकारी दे रहे हैं कि मैं आत्मसमर्पण करने जा रहा हूँ, सरेंडर करने जा रहा हूँ। वैसे में उनका चेहरा ढकने की कौन सी बहुत बड़ी आफत आ गई थी, मतलब उसके बिना कौन सी समस्या आ रही है। दूसरी एक और बात है कि बेतिया के कोर्ट में 4 तारीख को मनीष कश्यप को जो है पेश करना है, तो क्या लगता है कि तमिलनाडु से बिहार मनीष कश्यप को कब तक लाया जाएगा? अगर 4 तारीख को पेशी होगी तो मनीष कश्यप के वकील जो है वो वहां पर गुजारिश करेंगे कि हाँ 4 तारीख को पेशी है तो उनको लाया जा सकता है। हालांकि 72 घंटे का तो रिमांड है और आज हम लोग बात कर रहे हैं कल था 31 तारीख थी, तो 1 और 2 को तो उनका जो है वो रिमांड समाप्त हो रहा है। तो मनीष कश्यप के लिए फिर यहाँ बेतिया कोर्ट में टाइम पिटीशन देना होगा कि हाँ अभी वो रिमांड पे है इसलिए टाइम दिया जाए, तो उनको टाइम मिल जाएगा। अच्छा, मनीष कश्यप के साथ ऐसा भी समस्या उत्पन्न हो सकता है जिसके वजह से तमिलनाडु के जेल में भी उनको रहना पड़े? अभी तक तो ऐसी समस्या नहीं सामने दिख रही है कि हाँ तमिलनाडु के जेल में उनको रहना पड़े। जैसे पुलिस रिमांड में अनुसंधान पूरा होगा उसके बाद उनको जो है यहाँ पे जुडिशियल कस्टडी उनको होगी, फिर बिहार आ जाएगा। हाँ वहाँ पे जुडिशियल कस्टडी स्पेशल केसेस में होती है कि बीच में भी पुलिस रिमांड पे ले सकती है या वहीं का क्राइम सिर्फ है। यहाँ जुडिशियल रिमांड नहीं है, यहाँ जुडिशियल कस्टडी नहीं हुई है, यहाँ पे उनका जुडिशियल प्रोड्यूसिंग नहीं हुआ है। लेकिन जब जुडिशियल प्रोडक्शन पहली बार यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे उनको जो है वो जुडिशियल रिमांड में भी रह चुके हैं और पुलिस रिमांड में भी, ईओयू के रिमांड में भी रह चुके हैं। इन केसेस में देखा जाता है कि उनको फिर से वापस बिहार भेजा। बाकी हम पंकज भैया से बात कर रहे थे, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि मनीष कश्यप को हो सकता है कि जल्द से जल्द न्यायालय के आदेश के बाद फिर से 4 तारीख को बेतिया कोर्ट में पेश किया जाएगा। अच्छा, जाते एक सवाल बता दीजिए, कल आपके कोर्ट से एक कैदी जो है हथकड़ी समेत फरार हो गया, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? उसमें देखिए अभी जो हमारे जिले के एसपी हैं कांतेश मिश्रा, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दुर्दांत अपराधियों को पकड़ करके और जेल भेजे हैं, बहुत दिनों से फरार चल रहे अपराधियों को पकड़ के जेल भेजे। और आपने देखा होगा कि अत्याधुनिक हथियार, उतना अत्याधुनिक पिस्टल जो है वो आज के डेट में पुलिस के पास नहीं है जितना अपराधी के पास था। AK-47 जिसको कोई नहीं पकड़ पाया, एसपी कांतेश मिश्रा पकड़ लिए, उनको पकड़ के जेल भेज दिया। आते के साथ में अपने ही वो विभाग में बैठे हुए भ्रष्ट अफसरों को हम लोगों की खबर के बाद उन्होंने सस्पेंड करना भी शुरू कर दिया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी देखिए नियम कानून का, कभी कभी कानून भी कमजोरी बन जाता है। जैसे कानून है कि किसी भी व्यक्ति को 60 वर्ष से पहले आप रिटायरमेंट नहीं दे सकते, तो हमारे पास उतना इक्विपमेंट नहीं है या नियम कानून भी नहीं बना हुआ है कि हम क्या करें कि कोई आदमी अगर 50 में ही बूढ़ा हो गया तो उसका मेडिकल चेकअप करा पाए। और कोई आदमी ऐसा भी होता है जो 70 में भी बहुत अच्छा, 60 में पट्टा तगड़ा होता है। तो यहाँ तो एज निर्धारित है, अगर आप 26 वर्ष की उम्र में बूढ़े हो गए तब भी आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आप 70 वर्ष की उम्र में भी जवान हट्टे कट्टे हैं तो भी आपको रिटायरमेंट लेना ही होगा। ये एक नियम बना हुआ है पॉलिसी। तो वो जो बिहार पुलिस के जवान थे बेचारे बूढ़े हैं, रिटायरमेंट होना है, अब रिटायर्ड ही होते तब तक कैदी भाग गया। अब जब कैदी भाग गया तो अब देखिए बेचारे का निलंबन हो गया है। निलंबन हो गया। हाँ, अब उनका हमारे एसपी साहब, मैंने बोला ही ना कि एसपी साहब कार्रवाई करने में बहुत फास्ट रहते हैं और सच्ची कार्रवाई, अच्छी कार्रवाई करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अब वो भाग गया, निलंबन हो गया बेचारे का, पेंशन हेल्ड अप होगा, बहुत सारी समस्या आ गई। तो यही चीज है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देने लायक ये बात है। क्या लगता है कि कैदी तो फरार हो गया, सिपाही जी निलंबित हो गए, लेकिन इसमें किसकी गलती मानते हैं? सिपाही जी की गलती मानते हैं? कैदी तो खैर भागना चाहता ही होगा, इसमें गलती सिपाही जी के या उस व्यक्ति के हाथ जिन्होंने सिपाही जी के हाथ में जो है इस अपराधी को हैंड ओवर किया? अब देखिए ये जांच का विषय है, कहाँ से नेग्लिजेंस हुआ, जांच रिपोर्ट आने के बाद। अगर हम अधिकारी हम देख रहे हैं कि सामने वाला जो अपराधी और कैदी जो है हटा कटा है, तो फिर बूढ़े व्यक्ति के हाथ में सौंपने की क्या जरूरत है? जितने लोग होंगे उसी में से किसी एडजस्ट किया जाता है। चलिए, बाकी इस पूरे वीडियो को देख के आपका विचार क्या कहता है कमेंट बॉक्स में विचार जरूर डाल दीजिएगा। जय हिंद।